नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की क्लास हमारी चल रही है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और इसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, उसका जो सिलेबस का आपका टॉपिक है रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। उसके अंतर्गत लास्ट क्लास में मैंने आपको जो बातें थी उससे रिलेटेड जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। आपने पढ़ा था जियोसेंट्रिक मॉडल, है ना, और अरिस्टोटल की बातें हम कर रहे थे। आइए, और लास्ट क्लास में मैंने थ्योरी ऑफ इम्पेटस आपको पढ़ाई। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोपरनिकस रिवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ, देखो, विज्ञान का या किसी भी चीज़ का विकास इसी तरीके से होता है कि पहले, है ना, चीज़ें गलत रहती हैं, फिर धीरे धीरे उनमें सुधार होता है और फिर सुधार होता जाता है और चीज़ें अपनी वास्तविक और रूप में आने लगती हैं। गलत से सही की यात्रा होती है ना, हर चीज़ की, चाहे विज्ञान हो और चाहे कोई और विचार हो। तो पहले माना जाता था जियोसेंट्रिक मॉडल था यूनिवर्स का, जैसा कि अरिस्टोटल आदि वैज्ञानिकों ने बताया, विचारकों ने बताया। तो कहते थे कि सौरमंडल जो है, अपना जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसके केंद्र में अर्थ है, पृथ्वी है। लेकिन अरिस्टोटल की वो बात मैंने बताया लगभग 2000 सालों तक मानी जाती रही, है ना। भारत में भी तरह तरह की विचारधारा रही कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में लोगों ने तरह तरह की कल्पनाएँ की, है ना। ऐसा हर देश में होता आया। लेकिन आज की जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो है कोपरनिकस की थ्योरी। आपने ज़रूर नाम सुना होगा निकोलस कोपर का। वो 15वीं शताब्दी के एक महान वैज्ञानिक हुए, 15वीं-16वीं शताब्दी के, और उन्होंने अरिस्टोटल की जो बातें थी, जो चर्च की बातें थी, जो धर्म की बातें थी, जो उस समय तक मानी जाती रही समाज के द्वारा, उन सभी को बदल करके रख दिया, है ना। तो फिर यानी ये एक रिवॉल्यूशन था, एक क्रांति थी, जब यहाँ से चीज़ें बिल्कुल पलट गई। तो ये इसलिए हेडिंग में भी लिखा है, क्या लिखा है, रिवॉल्यूशनरी थ्योरी, यानी एक क्रांतिकारी सिद्धांत है जिसने चीज़ें बिल्कुल बदल दी। और किसने दी? ये कोपरनिकस ने, निकोलस कोपरनिकस। तो कोपरनिकस रिवॉल्यूशनरी थ्योरी ऑफ हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स। देखो, जियोसेंट्रिक यूनिवर्स कहते हैं उसे जिस यूनिवर्स में सेंटर में कौन हो? अर्थ हो, है ना, उसे जियोसेंट्रिक कहते हैं। भू केंद्रीय हिंदी में कहेंगे। किसी वर्ड की हिंदी आपको पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कई बार मैं भूल जाता हूँ यदि तो। बाकी अब तो गूगल है ना, आप गूगल के, अब तो एआई भी आ गया है, तो आप हर चीज़ पूछ सकते हैं उसी से। अब तो शिक्षकों की आवश्यकता धीरे धीरे कम ही होती जानी है। तो हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स का क्या मतलब है? यानी कि सेंटर में कौन है? सन है। ऐसी बात उन्होंने सबसे पहले कोपरनिकस ने कही। पोलिश एस्ट्रोनोमर, है ना, पोलिश एस्ट्रोनोमर का क्या मतलब है? कहाँ के थे ये? पोलैंड के। पोलैंड जो है वो एक देश है यूरोप का, वहाँ के ये वैज्ञानिक थे। एस्ट्रोनोमर का मतलब है अंतरिक्ष वैज्ञानिक, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी कहते हैं अंतरिक्ष विज्ञान को। तो पोलिश एस्ट्रोनोमर निकोलस कोपरनिकस, इनका काल ये लिखा, टाइम पीरियड 1473 से 1543 तक इनका जीवन काल रहा। एडी का मतलब है ईसा मसीह का जन्म हुआ ना, तब उसके बाद की बातें एडी, और उससे पहली बातें बीसी लिखा जाता है, ठीक है। गेओ द रिवॉल्यूशनरी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, है ना। इन्होंने यूनिवर्स की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, यानी इन्होंने माना कि सेंटर में कौन है? सेंटर में अर्थ नहीं है, सन है, ठीक है, यूनिवर्स के। ही प्रपोज दैट, उन्होंने बताया, क्या बताया? लिखा है सन इज स्टेशनरी। पहली थ्योरी जो को इनकी थी, क्या नाम था, अरिस्टोटल की, उस थ्योरी में ये माना जाता था कि जो सन है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है ना। तो सन को स्टेशनरी नहीं माना गया। उससे पहली जो थ्योरी थी यूनिवर्स की, उसमें सन को मूवेबल माना गया। तो अब पहली बार ये कह रहे हैं कोपरनिकस कि सन कैसा है? स्टेशनरी है, एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और वो यूनिवर्स के सेंटर में है, ठीक है ना। तो बिल्कुल विपरीत बात है, और आज के समय भी यही बातें मानी जाती हैं। अब ये सच्चाई है भी, है ना। हालांकि इसमें यूनिवर्स के सेंटर में माना गया। अब थोड़ा अपडेट हम यदि करें तो यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है सन, है ना। यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। यूनिवर्स में, है ना, लाखों करोड़ों गैलेक्सी हैं जिन्हें आकाश गंगा कहते हैं। अपनी वाली गैलेक्सी है मंदाकिनी, है ना।
तो जो अपनी गैलेक्सी है, अपनी आकाश गंगा है मंदाकिनी, है ना, जिसे आप मिल्की वे कहते हैं इंग्लिश में, उसके अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, बहुत सारे सौरमंडल हैं। उनमें एक सोलर सिस्टम हमारा है, एक सौरमंडल, उसके केंद्र में है सूर्य, सन, ठीक है। तो यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है ना। यूनिवर्स बहुत सारी किससे मिलकर बना है? आकाश गंगाओं से, बहुत सारी गैलेक्सी से। उनमें से एक गैलेक्सी हमारी, उसके अंदर करोड़ों सौरमंडल हैं, सोलर सिस्टम। उनमें से भी एक हमारा सोलर सिस्टम है ना, उसके सेंटर में है सन। तो ये जो बातें थी उनमें भी अब बहुत डीपली हम जान चुके हैं। 1400 और 15वीं-16वीं शताब्दी की बात है, तो अब से तो है ना, अब तो 21वीं शताब्दी चल रही है, तो काफ़ी समय हो गया है। चीज़ें बहुत हमें पता है आज की डेट में, और आगे और पता लगने वाली हैं। तो सन क्या है? स्टेशनरी है, सेंटर में है यूनिवर्स के, ऐसा माना गया इनके द्वारा, कोपरनिकस के द्वारा। ऑल प्लैनेट्स, सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। जिनमें अर्थ भी एक है, ब्रैकेट में लिखा है ना, अर्थ ऑल्सो, जिनमें पृथ्वी भी एक है। तो उन्होंने कहा पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में आप कहें तो ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स इज हेलियोसेंट्रिक। यूनिवर्स कैसा है? ब्रह्मांड कैसा है? भूकेंद्रीय नहीं है, हेलियोसेंट्रिक है, यानी सूर्य केंद्रीय है ना। जिसे सन सेंटर्ड भी आप कह सकते हैं कि सेंटर में कौन है? सन है। नोट जियोसेंट्रिक, अर्थ सेंटर्ड। अर्थ सेंटर्ड या जियोसेंट्रिक नहीं है, यानी कि भूकेंद्रीय नहीं है, ठीक है। समझ गई बात? एट दैट टाइम, उस टाइम है ना, कोपरनिकस आइडिया वाज कंट्रोवर्शियल। ये तो स्वाभाविक बात है। जब आप ये बात आप लोग ध्यान रखें, और ये सच्चाई है समाज की, संसार की, जब भी आप कोई विपरीत बात कहेंगे समाज में आपके विरोधी खड़े हो जाएंगे, है ना। ठीक वैसा ही इनके समय भी हुआ। जब कोपरनिकस ने पहली बार ये बात कही, बिल्कुल नई बात थी, उससे पहले किसी की सोच में भी ये बात नहीं थी कि अर्थ सेंटर में नहीं है ना, अर्थ चक्कर लगाती होगी, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। चर्च ने बड़ा विरोध किया इनका, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जीसस जहाँ पैदा हुए हैं ना, वो अर्थ इतनी पवित्र है, वो चक्कर कैसे लगा सकती है किसी का? वो तो सेंटर में है ना, वो मुख्य है ना, और उसी के चारों ओर सब कुछ घूमता है। तो बाइबल की ये बात, धर्म की ये बात, है ना, और अरिस्टोटल की ये बात, ये सब गलत उन्होंने मानी। पहली बार चुनौती दी उन सबको, किसने? कोपरनिकस ने, है ना। बड़े साहस का कार्य होता है किसी बनी बनाई बात को, हजारों सालों से चली आ रही बात का विरोध करना एक बहुत बड़ा कार्य होता है। तो कोपरनिकस ने इसका विरोध किया। तो कैसा हुआ विरोध उनका? कंट्रोवर्शियल। इस पर कंट्रोवर्सी हुई, उनका बहुत विरोध हुआ, है ना, उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हाउएवर, लेकिन फिर भी इट वाज, देखो कहते हैं ना सच्चाई की जीत होती है ना। कोपरनिकस जीते, अपने जीवन काल में भले ही ना जीते हों, बाद में वैज्ञानिक आए, टाइको ब्राहे, गैलीलियो गैलीली, इन्होंने वो बात सिद्ध करके दिखा दी जो कभी कोपरनिकस ने कही थी। कोपरनिकस सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन उनके बाद के वैज्ञानिकों ने जो कोपरनिकस की बात थी वो सिद्ध करके दिखा दी। और गैलीलियो गैलीली उन सिद्ध करने वालों में सबसे बड़े वैज्ञानिक, सबसे महान वैज्ञानिक हुए। गैलीलियो गैलीली को इसी कारण फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है। गैलीलियो गैलीली ने वो बातें प्रूफ कर दी जो हजारों सालों से चली आ रही थी, उन्हें गलत साबित करके जो नई बातें जो कोपरनिकस ने कही वो उन्होंने सिद्ध करके दिखाई। इसलिए गैलीलियो महान है, महान वैज्ञानिक के साथ महान वो व्यक्तित्व भी है। तो एट दैट टाइम, उस समय कोपरनिकस आइडिया कंट्रोवर्शियल हुआ। हाउएवर इट वाज लेटर, है ना। हाउएवर माने फिर भी क्या हुआ? इट वाज लेटर कन्फर्म्ड, ये बाद में कन्फर्म्ड हो गया। कैसे? बाय एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों के द्वारा। प्रयोगों के द्वारा वो क्या हो गया? कन्फर्म हो गया। और किसके प्रयोग? तो बाय टाइको ब्राहे एंड गैलीलियो गैलीली, है ना, लिखा है। बल्कि कैप्लर का भी नाम इसमें आप लिख सकते हो, और गैलीलियो गैलीली तो मेन है ना, वो छूट गया नाम, लिख लेना आप। ऐसे लिखना, टाइको ब्राहे कोमा कैप्लर एंड गैलीलियो गैलीली, ठीक है। तो कैप्लर का भी बड़ा योगदान है। आइए कैप्लर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये यात्रा है, कौन सी यात्रा? जो अरिस्टोटल से शुरू हुई और जो न्यूटन तक हमें लेके जाएगी, और न्यूटन के बाद तो फिर न्यूटन की ही मैकेनिक्स पढ़नी है। अगली हेडिंग है टाइको ब्राहेज वर्क। ये भी एक
है ना, इनका बड़ा योगदान रहा एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में या एस्ट्रोनॉमी में, इनका बड़ा योगदान रहा। इनका क्या योगदान है, ये डेनिश एस्ट्रोनॉमर, डेनिश डेनमार्क के थे, ये डेनमार्क भी यूरोप का एक देश है। टाइको ब्राहे, इनका काल लिखा है 1540 से 1601, है ना, ईस्वी कहेंगे हिंदी में, है ना। मेजर्ड, उन्होंने मापा, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पृथ्वी से जो कई स्टार्स हैं, इन्होंने एक नए स्टार की भी खोज की, और प्लैनेट्स जो हैं अलग अलग, उन सब की डिस्टेंस, उन सब की पोजीशन, है ना, जो मून है, जो सन है अर्थ से, उन सब की डिस्टेंस पोजीशन को इन्होंने मेज़र किया। और तब किया जब टेलीस्कोप की खोज नहीं हुई, क्योंकि ये गैलीलियो से पहले हुए इस वैज्ञानिक टाइको ब्राहे। तो दूर इसकी टेलीस्कोप की खोज तो गैलीलियो कर रहे हैं बाद में, है ना। तो गैलीलियो से पहले अपने कुछ यंत्र बना करके, अपनी कुछ डिवाइसेस बना करके इन्होंने इन सब की पोजीशंस को नापा, जो बहुत एक्यूरेट थी, है ना। जब आधुनिक विज्ञान के द्वारा वे निकाली गई चीज़ें तो बहुत मैच हुआ, तो इसलिए लिखा मोस्ट एक्यूरेट, काफ़ी अधिक, मतलब काफ़ी निकटता है उन वैल्यूज़ की जो इन्होंने निकाली और जो बाद में साइंस जब डेवलप हुआ तब निकली। तो मोस्ट एक्यूरेट पोजीशंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, मून एंड सन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के इन्वेंशन से पहले, ठीक है। तो टाइको ब्राहे के बारे में इतना ही जानना पर्याप्त है, बाकी बहुत योगदान है, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए हैं, लेकिन हम एक रिव्यू ले रहे हैं ना, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं जोहानिस केपलर्स वर्क। जो केपलर हैं, केपलर का नाम तो सबने सुना ही होगा, है ना, एक डायलॉग भी है ना मूवी का नाम तो सुना ही होगा, तो वही वाली बात है, नाम तो सुना ही होगा जोहानिस केपलर्स वर्क। तो केपलर का नाम सुना कैसे होगा, आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर जो है NCERT में, उसमें फर्स्ट बुक में पढ़ा होगा, 8वां चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें केपलर्स लॉज पढ़े होंगे, केपलर के नियम पढ़े होंगे। तो केपलर के नियम क्या हैं, तो सब जानते हैं, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर के ग्रहों की गति से संबंधित नियम, ठीक है। हम यहाँ भी पढ़ेंगे, 3rd यूनिट में पढ़ेंगे, अभी मैं उनके बारे में बात नहीं करता। केपलर ने नियम दिए ग्रहों की गति से, यानी कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स या प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड। तो लिखा है ए जर्मन एस्ट्रोनॉमर, ये जर्मनी के थे, तो जर्मन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, और मैथमेटिशियन भी है, ठीक है। और लिखा है असिस्टेंट ऑफ टाइको ब्राहे, ये किसके शिष्य थे, टाइको ब्राहे जो साइंटिस्ट हैं उनके शिष्य थे, है ना, उनके असिस्टेंट थे, उनके अंडर में कार्य करते थे। जोहानिस केपलर, लिखा है इनका काल भी 1571 से 1630, है ना, AD। डेवलप्ड द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन के लॉज को इन्होंने डेवलप किया, और पता है कैसे किया, जो डाटा इनके पास था टाइको ब्राहे के, है ना, इनके जो गुरु थे, इनके डाटा को, है ना, स्टडी करके, उनका सटीक उपयोग करके प्लैनेटरी मोशन के लॉज को इन्होंने डेवलप किया। तो लिखा है डेवलप्ड द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन बाय हेल्प ऑफ टाइको ब्राहेज प्रीसाइज प्लैनेटरी डाटा। प्रीसाइज का मतलब है सटीक, है ना, जो बिल्कुल सटीक है डाटा, है ना, बहुत सटीक डाटा उन्होंने दिए ना। तो उनके प्लैनेटरी यानी ग्रहों से संबंधित जो सटीक डाटा है ना, उसकी हेल्प से इन्होंने प्लैनेटरी मोशन के लॉज दिए, नियम दिए। लिखा है ही पब्लिश्ड, उन्होंने पब्लिश किए 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आप जानते हैं उन्होंने 3 नियम दिए, किससे रिलेटेड, प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड। और पहला नियम क्या है आप सभी जानते हैं, सभी ग्रह, है ना, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, है ना। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, पढ़ा है ना ये। तो पहला नियम केपलर का ये है। तो यानी पहले माना जाता था, है ना, किसके टाइम पे, कोपरनिकस मानते थे कि सूर्य के चारों ओर घूम रही हैं सब चीज़ें, सारे ग्रह, है ना, अर्थ सहित, सारे प्लैनेट्स अर्थ सहित किसके ओर चारों ओर घूमते हैं, सूर्य के, सन के, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, है ना, कोपरनिकस मानते थे। कोपरनिकस के बाद सबसे पहले केपलर ने ये बात सिद्ध करके दिखाई, क्या, कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, सन के अराउंड, ऑल द प्लैनेट्स अराउंड द सन रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना, सर्कुलर नहीं है ऑर्बिट, कैसा है, इलिप्टिकल है ना, सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है, ठीक है ना। और इनमें से इसकी जो 2 फोकस होंगी उनमें से किसी एक पर सन सिचुएटेड होता है। इलिप्स में 2 फोकस होती है ना, इलिप्स यानी दीर्घवृत्त, है ना। तो इसलिए लिखा है, देखो, केपलर के लॉज ने मॉडिफाई कर दिया, परिवर्तित कर दिया द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी,
ऑफ कोपरनिकस, है ना। कोपरनिकस की जो हेलिसेंट्रिक थ्योरी थी उसमें एक बात थी कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं सभी प्लैनेट्स, लेकिन इस बात को बदल दिया, रिप्लेसिंग, कैसे बदल दिया, सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स बाय इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। प्लैनेट्स का ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होता, इलिप्टिकल होता है, इस बात से बदल दिया, ठीक है। दीर्घवृत्ताकार नहीं होता है, वो वृत्ताकार नहीं होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है, ठीक है। जो उसका कक्षा होती है, जो उसकी परिक्रमा जिस कक्षा में करते हैं ग्रह, वो दीर्घवृत्ताकार होती है, ना कि वृत्ताकार, ठीक है। तो केपलर का वर्क ये है। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, है ना, गैलीलियो गैलीली की। तो बड़ा उनका योगदान है, तो है ना, उसका सेपरेट लेक्चर ही रखेंगे। बाकी आप प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए, लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, हमारा योगदान आपको कैसा लग रहा है, तभी एक प्रेरणा मिलती है ना, चीज़ों को कंटिन्यू करने की, चीज़ों में गैप ना लाने की, है ना। तो इसलिए आप और अपने जो साथ के स्टूडेंट्स हैं उन तक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी लाभान्वित हों और हमारे चैनल से अधिक स्टूडेंट्स जुड़ेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है ना। आप लोग इस बात को समझते हैं, ठीक है जी। तो फिर इसमें कोई डाउट आपका नहीं होगा। अगले लेक्चर में गैलीलियो गैलीली की बात करके, है ना, फिर उससे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सीधे न्यूटन के पर पहुंच जाएंगे, और इस तरीके से आपका सिलेबस कंटिन्यू रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।